जो पैरामीटर है, फर्स्ट जो पॉइंट है अपना है ओरिजिन के बाद जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ए पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, पॉइंट ए को रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं हम, इट इज अ प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट एक्चुअली क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट हम बोलते हैं कि स्ट्रेस, देखो स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, दैट प्रोपोर्शनल लिमिट, ये O टू A जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है उसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है। तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसलिए इस ए पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट, इसलिए हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यहाँ पे मेरा जो हुक्स लॉ रहता है, हुक्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है, हुक्स लॉ इज वैलिड। हम बाद में जाके देखेंगे हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ इज वैलिड। तो हुक्स लॉ जो है वैलिड कहां तक है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक मेरा हुक्स लॉ वैलिड है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है मेरा, बी पॉइंट। उस बी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इलास्टिक लिमिट, बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट। तो अप टू ए पॉइंट मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अभी पॉइंट बी जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पॉइंट बी जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। जब इलास्टिक लिमिट के बारे में बात करूंगा, जब इलास्टिक लिमिट के बारे में बात करूंगा तो अप टू बी मटेरियल इज इलास्टिक। हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट 0 से लेके बी तक मटेरियल इज इलास्टिक, अप टू बी द मटेरियल इज इलास्टिक। मैं ऐसा पॉइंट लिख सकता हूं, अप टू बी द मटेरियल, अप टू बी मटेरियल इज इलास्टिक, मटेरियल इज इलास्टिक। बी पॉइंट तक मेरा मटेरियल क्या होगा, इलास्टिक होगा। अभी ए टू बी जो है, ए टू बी, ये जो पॉइंट ए टू बी यहां से यहां तक जो पॉइंट है, अभी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ जो है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो स्लाइटली इंक्लाइंड है, स्लाइटली कर्व्ड है। तो अप टू ए टू बी ग्राफ is not straight line, तो ये क्या है, slightly curved। तो A to B मेरा ग्राफ जो है slightly curved है। तो यहाँ पे अपना हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। तो हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, जहाँ पे ये प्रोपोर्शनल एक दूसरे को साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है, उस प्रोपोर्शनल पॉइंट तक ही मेरा हुक्स लॉ वैलिड है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि जो भी हुक्स लॉ है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट नहीं बोलेंगे। इलास्टिक लिमिट में क्या है कि मेरा ग्राफ स्लाइटली कर्व हो गया, ग्राफ क्या हो गया, स्लाइटली कर्व हो गया। तो उसमें क्या है कि स्लाइटली कर्व हो रहा है, मतलब अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट मैंने फोर्स लगा दिया, बॉडी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाती जैसे मैंने फोर्स रिमूव कर दिया, वो अगेन अपने ओरिजिनल शेप में, जैसे जितने ये बॉन्ड लेंथ क्या हुए थे, स्ट्रेच हुए थे, अगेन ओरिजिनल शेप में जैसे थे वैसे आ गए, हर एक पॉइंट जैसे थे वैसे आ गए। बट अप टू इलास्टिक लिमिट यहाँ पे भी हम ऐसे बोलेंगे, बट जो 100% बोलेंगे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 100% ओरिजिनल शेप में आ रहा है, 100% अपने अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है, अपने अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन, अपने अपने जहाँ से निकले थे वहाँ पे रिटर्न आ रहा है। बट यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, 100% तो नहीं आ रहे, बट 99.99% आ गए। तो 0.1% मीन्स अप टू 100 भी बोल सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि 99.99% जो भी अपने अपने जगह छोड़े थे पार्टिकल्स ने, या अपने अपने बॉन्ड उन्होंने स्ट्रेच हुआ था, तो अगेन 99.99 इलास्टिक लिमिट तक आ गए। तो स्लाइटली उसने क्या किया, कर्व आ गया, स्लाइटली उसने क्या किया, कर्व आ गया। तो ये मेरा हो गया इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के बाद हम अभी देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अपर यील्ड पॉइंट, हम बाद में देखें। अपर यील्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या है, सी पॉइंट, सी इज अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट सी इज अपर यील्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपर यील्ड पॉइंट। अभी अपर यील्ड पॉइंट में क्या है कि यहाँ पे बी एंड सी जो है एक दूसरे के बहुत पास करीब है। यहाँ पे बी एंड सी जो है एक दूसरे के बहुत करीब है,
ये जो पॉइंट है एक दूसरे के पास बहुत करीब है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, बी एंड सी। यहाँ पे क्या है, बी एंड सी वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर पॉइंट। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो है फोर्थ जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज नथिंग बट हमने क्या लिखा कि लोअर यील्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमने क्या लिखा था कि ये लोअर यील्ड पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है अपना पॉइंट डी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। तो ये लोअर यील्ड पॉइंट में क्या है कि सडन रिडक्शन इन रेजिस्टिंग फोर्स, सडन रिडक्शन इन रेजिस्टिंग फोर्स। देखो यहाँ पे जो रेजिस्टिंग फोर्स है, जो भी रेजिस्टिंग फोर्स है, सडन रिडक्शन इन द रेजिस्टिंग फोर्स एट ए कांस्टेंट स्ट्रेन, उसको हम बोलते हैं यील्डिंग। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, द सडन रिडक्शन इन द रेजिस्टिंग फोर्स, सडन रिडक्शन इन द रेजिस्टिंग फोर्स एट ए कांस्टेंट स्ट्रेन इज यील्डिंग। तो यहाँ पे और एक पॉइंट मेरा आ गया, द सडन रिडक्शन इन द, देखो और एक पॉइंट यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, द सडन रिडक्शन इन रेजिस्टिंग फोर्स एट कांस्टेंट स्ट्रेन, इसी पॉइंट को हम बोल रहे हैं यील्डिंग, इसी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यील्डिंग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यील्डिंग। तो यील्डिंग इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रेनिंग, यील्डिंग किसकी वजह से आ रहा है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रेनिंग की वजह से आ रहा है। तो यील्डिंग इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रेनिंग, यील्डिंग इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस स्ट्रेन की वजह से यील्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट मुझे आ गया, मैं अभी ये रब कर देता हूँ, ये आप थोड़ा सा लिख के ले लो, ये रब कर देता हूँ। इसी पॉइंट के ऊपर मुझे नेक्स्ट पॉइंट बताना है, डी एंड ई के बारे में बताना है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट इज डी ई, नेक्स्ट पॉइंट डी, और इसी जोन को हम, ई जो पॉइंट है ये इस डी जोन को बोलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या है अपना पॉइंट नंबर 5, डी एंड ई, और डी भी बोल सकते हो, डी टू ई। इस जोन को ही बोला जाता है प्लास्टिक जोन, इसी जोन को बोला जाता है प्लास्टिक जोन, इसी जोन को बोला जाता है प्लास्टिक जोन। ये जो जोन है इसको बोला जाता है प्लास्टिक जोन, और इसको ही हम बोलते हैं कि लूदर्स बॉन्ड। बाद में जाके देखेंगे लूदर्स बॉन्ड क्या होता है। यहां पे मैं लिखता हूं कि लूदर्स बॉन्ड, ल्यूदर्स फेल्योर भी बोलते हैं, प्लास्टिक जोन। इन प्लास्टिक जोन मटेरियल इज अंडरगोइंग permanent deformation. In plastic zone the material is undergoing permanent deformation at a constant lower yielding, देखो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर देखो, अगर ये देखोगे तो एक मीन पोजीशन के ऊपर ये जिगजैग हो रहा है, एक मीन पोजीशन के ऊपर ये जो लाइन है, ये जो लाइन से ये क्या हो रही है, इस एक मीन पोजीशन के ऊपर ये जिगजैग हो रही है। तो ये हम लोअर यील्ड पॉइंट हमने जो डी बताई, हम इसे बोलेंगे एक मीन पॉइंट के ऊपर ये क्या हो रही है, जिगजैग हो रही है। इन दैट प्लास्टिक जोन में क्या लिख रहा हूं, देखो इन दैट प्लास्टिक जोन द मटेरियल इज अंडरगोइंग परमानेंट डिफॉर्मेशन एट अ कांस्टेंट लोअर यील्डिंग स्ट्रेस। यहां पे क्या लिख रहा हूं, इन प्लास्टिक जोन the material is undergoing permanent deformation at a constant yielding, lower yielding, at constant lower yielding is called, हम इसको बोलते हैं yield स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस, इसको बोलते हैं is called
इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाई यू आर टेकिंग लोअर यील्ड पॉइंट एज अ डिजाइन स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस, यील्ड और डिजाइन स्ट्रेस बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस, इसी पॉइंट को बोला जाता है यील्ड स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस। क्यों यील्ड स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस? यहाँ पे जो भी मेरा मटेरियल है, यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें क्या है कि जो रीओरिएंटेशन था मटेरियल्स के अंदर, जो रीओरिएंटेशन था, वो रीओरिएंटेशन इजीली फॉलो करता है। तो ये भी पॉइंट हम बाद में जाके देखेंगे कैसे। तो जैसे हमने पॉइंट डी मेरा, अगर मेरा मटेरियल स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इसके पॉइंट पे स्ट्रक्चर कैसे भी किसी डायरेक्शन में भी घूम रहे हैं। देखो ये मटेरियल से कैसे भी इसका ओरिएंटेशन आगे रीओरिएंटेशन नहीं हुआ, बट एट पॉइंट ई तक जाते जाते वो क्या हो गया, रीओरिएंट हो गया पॉइंट ई तक। एट पॉइंट डी में ऐसा दिख रहा था, ये एट पॉइंट डी में इसका कुछ ओरिएंटेशन नहीं था, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन वो मटेरियल्स क्या हो रहे, फ्लो हो रहे। बट एट पॉइंट ई आते आते देखो यहाँ तक आते आते मैंने देखो यहाँ तक तो ये इस तरफ से था, ऐसे था। एट पॉइंट ई तक आते आते क्या हो गया, ये एकदम रीओरिएंट हो जाएंगे, एकदम रीओरिएंट हो जाएंगे। सो ये इसका जो फ्लो डायरेक्शन है, जो भी फ्लो डायरेक्शन है, क्या हो गया, रीओरिएंटेड हो गया, रीओरिएंटेड हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, देखो इन अ प्लास्टिक जोन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल गेट्स रीओरिएंटेड, द मटेरियल्स इज रीओरिएंटेड कॉजिंग हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर टू द होमोजीनियस स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए। देखो यहाँ पे एट डी टू ई जाते समय ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर था, हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर टू होमोजीनियस स्ट्रक्चर, हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर टू द होमोजीनियस स्ट्रक्चर मीन्स ये इसका जो ओरिएंटेशन हो गया वो बहुत ही, तो यहाँ पे क्या हो गया, द एंटायर रीओरिएंटेशन स्टार्ट्स एट डी एंड एंड्स एट ई, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। एंटायर रीओरिएंटेशन, जो टोटल रीओरिएंटेशन था, स्टार्ट्स एट डी एंड एंड्स एट ई, तो ये इस पॉइंट होगा। इफ रीओरिएंटेशन इज नॉट स्टार्टेड एट पॉइंट डी, अगर रीओरिएंटेशन पॉइंट डी के ऊपर अगर स्टार्ट नहीं हो गया तो मटेरियल 100% फेल हो जाएगा। अगर मटेरियल मेरा रीओरिएंट नहीं हो रहा है तो मटेरियल मेरा 100% फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट भी लिखता हूँ, इफ रीओरिएंटेशन इज नॉट स्टार्टेड एट मटेरियल फेल्स एट डी। मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ रीओरिएंटेशन is not started the material fails at point D। अगर ये रीओरिएंट नहीं हो गया तो पॉइंट डी के ऊपर मेरा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, लोडिंग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कॉजेज परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक लिमिट के बाद अगर मेरा लोडिंग हो गया तो उसको बोलते हैं हम परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसको ही बोलते हैं हम रेसिडुअल स्ट्रेन हो रहा है, और उसको ही बोलते हैं हम परमानेंट सेट हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया, लोडिंग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो, लोडिंग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कॉजेज द परमानेंट डिफॉर्मेशन, और परमानेंट रेसिडुअल स्ट्रेन भी बोल सकते हो, परमानेंट रेसिडुअल स्ट्रेन के अंदर भी चला गया, और उसको बोलते हैं हम परमानेंट सेट भी हो गया, ये परमानेंट सेट भी हो गया। इसी पॉइंट को हम डी टू ई। तो अगर देखो मटेरियल मेरा अगर रीओरिएंट नहीं हो गया तो एट पॉइंट डी वो मटेरियल फेल हो सकता है, रीओरिएंट होना चाहिए। तो ये मटेरियल के डिफेक्ट भी हो सकते हैं, मटेरियल के अंदर डिफेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो कि व्हाई एट द लोअर यील्ड पॉइंट के ऊपर ऑलवेज हम क्या बोलते हैं कि वो स्टेबल होता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लोअर यील्ड पॉइंट एज अ डिजाइन स्ट्रेस, कोई भी डिजाइन के अंदर जो भी हम यील्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हो वो कभी भी हम अपर यील्ड स्ट्रेस नहीं कंसीडर करते, हम क्या करते हैं कि लोअर यील्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, लोअर यील्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। अभी क्यों हम लोअर यील्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हैं, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। तो ये
उस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसका भी मैं एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ। नोट में लिख लो, वाई वी टेकिंग लोअर यील्ड पॉइंट एज डिजाइन स्ट्रेस। डिजाइन स्ट्रेस क्यों हम लोअर यील्ड पॉइंट को हम डिजाइन स्ट्रेस कंसीडर करते हैं? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, द पोजीशन ऑफ लोअर यील्ड पॉइंट, द पोजीशन ऑफ लोअर यील्ड पॉइंट, द पोजीशन ऑफ लोअर यील्ड पॉइंट, जो भी पोजीशन ऑफ लोअर यील्ड पॉइंट वो क्या रहती है कि ऑलवेज स्टेबल रहती है। यहाँ पे देखो स्टेबल है, यहाँ पे जैसा है कि सीधा ड्रास्टिकली वो क्या हो रहा है, यील्ड हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, स्टेबल है। मीन्स एक मीन पोजीशन के ऊपर वो क्या हो रहा है, जो भी ओरिएंटेशन हो रहा है एक मीन पोजीशन के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या लिख दिया कि द पोजीशन ऑफ द लोअर यील्ड पॉइंट इज ऑलवेज स्टेबल, पोजीशन ऑफ द लोअर यील्ड पॉइंट इज ऑलवेज स्टेबल, इज ऑलवेज स्टेबल है, पोजीशन ऑफ द यील्ड पॉइंट ऑलवेज स्टेबल है, एंड विल नॉट चेंज विद द डायमीटर, जो भी लोडिंग के अंदर हो रहा है और लोड भी चेंज नहीं हो रहा, विल नॉट चेंज एंड विल नॉट चेंजेस इट्स डायमीटर एंड लोडिंग भी चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज स्ट्रेस कांस्टेंट है। स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर फॉर ऑल डिजाइंस लोअर यील्ड पॉइंट इज कंसिडर्ड, देयरफॉर फॉर इन ऑल डिजाइंस लोअर यील्ड पॉइंट इज कंसिडर्ड। इसलिए हम हर एक डिजाइन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि लोअर यील्ड पॉइंट हम कंसिडर किया जाता है। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इंटरव्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना है, क्यों हम लोअर यील्ड पॉइंट हम लेते हैं। बहुत बार आपको डिजाइन के ओरल्स के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है एफ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एफ पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, एफ पॉइंट एफ। तो पॉइंट एफ इज अल्टीमेट पॉइंट, इट इज अगेन अल्टीमेट पॉइंट एफ इज अल्टीमेट पॉइंट, ये अल्टीमेट पॉइंट है, पॉइंट एफ इज अल्टीमेट पॉइंट। उसके बाद हम जो लास्ट का पॉइंट है पॉइंट जी, यहाँ पे आपका फेल्यूर होगा। पॉइंट जी है ये हम ब्रेकिंग पॉइंट हम और उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, और फेल्यूर पॉइंट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ये जो जोन्स है वो जोन को भी रिप्रेजेंट करूंगा। हर एक जोन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे मैं जोन्स करके लिखता हूँ। तो ये भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, जो फर्स्ट जोन जो है अपना ओ बी जोन, मैं क्या बोलूँगा, ओ टू बी जोन, ये कौन सा है, इलास्टिक जोन है। ये क्या है, इलास्टिक जोन। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन है मेरा ओ टू ए जो जोन है वो लीनियर इलास्टिक जोन है। क्या ये लीनियर इलास्टिक जोन मीन्स उस स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे मेरा हुक्स लॉ इज वैलिड, मैं चल लिख रहा हूँ, हुक्स लॉ इज वैलिड। नेक्स्ट जो जोन है ए बी जोन, वहाँ पे हम लिखेंगे नॉन लीनियर जोन। ए टू बी जोन इज नॉन लीनियर इलास्टिक जोन। तो यहाँ पे मेरा हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। उसके साथ ही साथ हमारे पास नेक्स्ट जोन है सी टू डी, ए टू बी हो गया। अभी बी टू सी जो जोन है, बी टू सी जोन को हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज अगेन यील्डिंग पॉइंट। क्या है ये, यील्डिंग पॉइंट। अगेन सी टू डी जो जोन है, सी टू डी जोन अगर देखा जाएगा तो सी टू डी जोन का क्या, इट इज अ यील्डिंग जोन, सी टू डी। तो दिस इज द यील्डिंग जोन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा
ड्रास्टिकली स्ट्रेस क्या हो रहा है, वह फोर्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है एट ए कांस्टेंट स्ट्रेन, एट ए कांस्टेंट स्ट्रेन, तो इसको बोल देंगे हम यील्डिंग जोन। तो C2D इज अगेन यील्डिंग जोन। इसके बाद D2E जो जोन है ये क्या है, प्लास्टिक जोन है। ये क्या है, प्लास्टिक जोन, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। D2E क्या है, मेरा प्लास्टिक जोन है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। नेक्स्ट इज E2F जोन, E2F जोन। तो E2F जोन जो है, E2F जो जोन है, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोलते हैं इसको। E2F इज स्ट्रेन हार्डनिंग। बहुत केयरफुली, आपको बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। उसके बाद E2F देखो मेरा ग्राफ, यहाँ पे मेरा ग्राफ जो हो रहा है तो इंक्रीजिंग केस में जा रहा था, यहाँ पे मेरा ग्राफ क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। तो इसको जब इंक्रीज में आएगा तो स्ट्रेन हार्डनिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो A to B to C है ये भी मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग बोल सकते हैं, ये भी, इसको भी क्या बोल सकते हो आप, स्ट्रेन हार्डनिंग बोल सकते हैं। C2D जो है इसको हम स्ट्रेन सॉफ्टनिंग बोल सकते हैं, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन, सॉफ्टनिंग जोन, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। तो मेरा लास्ट का जो जोन है वो है F2G जोन। F2G जोन इज नथिंग बट स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन, सॉफ्टनिंग जोन, इसी को बोला जाता है स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। मीन्स ड्रास्टिकली मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेन रिड्यूस हो गया, स्ट्रेन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये मेरे बेसिक जोन है, ये मेरे क्या है, बेसिक जोन है। और इस स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन को भी आप नेकिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नेकिंग, इसको मैं नेकिंग भी बोल सकता हूँ, नेकिंग भी बोल सकता हूँ। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील का। ये किसका है, माइल्ड स्टील का है। देखो हर एक पॉइंट आपको डिटेल में हो गया माइल्ड स्टील का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो ये आपका है लो कार्बन स्टील का या माइल्ड स्टील का, या आप डक्टाइल का भी बोल सकते हो, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, डक्टाइल मटेरियल का, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके।